हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो क्रॉसिंग ओवर के ऊपर है, जिसको जीन विनिमय के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज, प्रीवियस लेक्चर के अंदर लिंकेज को अपने कंप्लीट किया था। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के मध्य विभेद क्या है। बच्चों, मेंडल के द्वारा जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए, मेंडल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल के द्वारा ये जो तीनों नियम दिए गए, इनके अगर रिजल्ट्स को देखें, परिणामों को देखें, तो बच्चों जो F2 पीढ़ी जो मेंडल को प्राप्त होती हैं, उसमें कुछ जो लक्षण हैं वो पेरेंटल लक्षण होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स बोलते हैं, पैतृक लक्षण बोलते हैं, जो अपने पैतृकों से प्राप्त होते हैं। और कुछ जो लक्षण हैं वो एकदम नए प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, लक्षणों का, पेरेंट्स के लक्षणों का मिक्सअप मिलता है, या यूं कहें कि नए संयोजन प्राप्त होते हैं, जिनको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो मेंडल के जो रिजल्ट थे, ठीक है, उनका निष्कर्ष देखें तो दो चीजें सामने आती हैं। एक तो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा रिकॉम्बिनेशन। अब दोनों का रीजन क्या है? जो पेरेंटल जो कैरेक्टर हैं वे तो अपने पैतृकों से ही प्राप्त आते हैं, और उनका कारण क्या है? लिंकेज, ठीक है। और जो रिकॉम्बिनेशन है, जो नए संयोजन बनते हैं, जिनको पुनर्संयोजन बोलते हैं, ठीक है, उनका कारण क्या है? उनका कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर, यानी जीन्स, इनको बोलते हैं जीन विनिमय, यानी जीन के मध्य आदान प्रदान होना। इसी के वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, नए संयोजन प्राप्त होते हैं। बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि रिकॉम्बिनेशन, जो नए कैरेक्टर्स अपने को प्राप्त होते हैं, नए संयोजन जो प्राप्त होते हैं, वे क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। और जो पैतृक संयोजन जो हमें प्राप्त होते हैं, या पैतृक लक्षण जो डायरेक्ट पैतृक से प्राप्त होते हैं, वे किनकी वजह से हैं? वे लिंकेज की वजह से है, सहलगनता की वजह से है। सहलगनता या लिंकेज में क्या होता है कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, ये ग्रुप में मिलते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ साथ वशांगत होने की क्षमता रखते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? लिंकेज या सहलगनता, ठीक है। तो आज अपनी बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय, जिसका रिजल्ट क्या है? नए संयोजनों का बनना, यानी रिकॉम्बिनेशन का बनना, ठीक है। और किसकी वजह से, क्यों बनते हैं? क्योंकि जो जीन्स हैं, लिंकेज में क्या था कि जीन्स एक साथ वशांगत होते थे, बिना पृथक हुए एक साथ वशांगत होते थे। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में जो लिंकेज जीन हैं वे बच्चों अलग अलग हो जाते हैं। ये कतई आवश्यक नहीं है कि हमेशा जो जीन्स हैं वे एक साथ ही वशांगत हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ ही उनकी इनहेरिटेंस हो, एक साथ ही वे वशांगत हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी जो जीन्स हैं जो कि एक साथ थे, वे एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होकर, ठीक है, नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं या वशांगत हो जाते हैं। अगर जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ वशांगत होते हैं तो लिंकेज बोलते हैं, सहलगनता बोलते हैं। अगर वे ही जीन्स एक दूसरे से अलग होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो बच्चों उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो उनके बीच में डेफिनेटली क्या होता है? जो जीन है उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ जीन, ठीक है, या यूं कहें जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनका एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से नए कॉम्बिनेशन, नए संयोजन हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे को क्रॉस करना, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले मोटे तौर पर देखें तो वास्तव में जो क्रॉसिंग ओवर है वो लिंकेज जीन का पृथक होना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। लिंकेज जीन या लिंक्ड जीन भी आप बोल सकते हो। जो लिंक्ड जीन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे के साथ साथ वशांगत होने की क्षमता रखते हैं, वे अब एक दूसरे से पृथक पृथक हो चुके हैं, ठीक है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर जो टर्म है सबसे पहले
टीएच मॉर्गन ने दी। इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए और ये जो क्रॉसिंग ओवर जो जीन विनिमय है यह परिकल्पना टीएच मॉर्गन ने दी। तो रिकॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का जो कारण है बच्चों वो क्रॉसिंग ओवर ही है। जो F2 प्रोजेनी के अंदर जो नए कैरेक्टर्स मिलते हैं, नए संयोजन मिलते हैं जिनको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, उसका कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर ही है। और पैतृक संयोजन के मिलने का कारण क्या है? लिंकेज या सहलगनता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन की बात करें, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की परिभाषा की बात करें तो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य खंडों का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। इसको क्या बोलेंगे? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आल्सो कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। बच्चों अब सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर आप होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में आपको देखना होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो समजात गुणसूत्र हैं जो कि एक जैसे हैं वे कौन से हैं, और समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से हैं। सबसे पहले क्रोमेटिड्स के बारे में मालूम होना चाहिए। क्रोमेटिड्स के बारे में मालूम होगा तभी आपको मालूम होगा कि ये क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर हैं या सिस्टर हैं। अब ये जो नॉन सिस्टर के जो क्रोमेटिड्स हैं इनके जो खंड है, सेगमेंट हैं, इनके मध्य में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और यही जो एक्सचेंज है आल्सो कॉल्ड इज क्रॉसिंग ओवर। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं। बच्चों जब भी म्यूसिस होता है यानी क्रॉसिंग ओवर हमेशा कब होगा? अर्धसूत्री विभाजन के समय। ये भी आप नोटिस कर सकते हो कि जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उस समय क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, या क्रॉसिंग ओवर म्यूसिस के दौरान होता है। ठीक है, तो म्यूसिस के दौरान क्या होगा? म्यूसिस फर्स्ट अपने देखें, म्यूसिस को म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड में बांटा गया है। ठीक है, जैसे अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे तो म्यूसिस फर्स्ट में अपने क्या देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटिड्स की संख्या है वो कितनी होती है? 2। ये एक क्रोमोसोम है, इसमें क्रोमेटिड की संख्या कितनी है? 1 और 2। तो म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो लेप्टोटीन स्टेज है, सब स्टेज है, उसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। इसको बोलते हैं सिनेप्सिस यानी युग्मन, यानी एक दूसरे से बंध जाते हैं। तो एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स की संख्या कितनी है? 1 और 2। जब ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं तो यहां पर क्रोमेटिड्स की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। इसको बोलते हैं बाइवेलेंट, इसको बोलते हैं बाइवेलेंट या युगली, यानी जो क्रोमोसोम है वे युगल में है, पेयर्स के अंदर हैं। और क्रोमेटिड्स की संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स की संख्या यहां पर कितनी है? 4। इसीलिए मैंने लिखा है 4 स्ट्रैंड स्टेज। इसको बोलते हैं चतुष्क या टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या है? 4। तो यहां पर क्रोमेटिड्स की संख्या कितनी है? एक क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड्स की संख्या कितनी है? 4। 1 2 3 4, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राड्स। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है बच्चों, एक को मैंने थोड़ा डार्क दिखा रखा है, कलरफुल दिखा रखा है, और दूसरा कैसा है? कलरलेस, ताकि आपको सिस्टर और नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो क्रोमोसोम है, ऊपर वाला जो क्रोमोसोम है, इसकी जो भुजाएं हैं वे एक जैसी हैं, चारों भुजाएं एक जैसी हैं, और दूसरा जो क्रोमोसोम है उसकी चारों भुजाएं एक जैसी हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो ऊपर वाला जो क्रोमोसोम है उसकी जो दोनों भुजाएं हैं ये क्या कहलाती हैं? एक ही क्रोमोसोम की दोनों जो भुजाएं हैं वे क्या कहलाती हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स।
क्या कहलाती हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, और दूसरे क्रोमोजोम और पहले क्रोमोजोम की एक इसकी भुजा और एक इसकी भुजा, ये दोनों आपस में, इन दोनों के बीच में आपस में संबंध क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ऊपर वाला जो क्रोमोजोम है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं के बीच में संबंध क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये आपस में क्या कहलाती हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इस क्रोमोजोम का इस क्रोमोजोम के साथ संबंध क्या है? तो एक भुजा की बात करेंगे, इस भुजा का इस भुजा के साथ संबंध क्या है? तो इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है तो क्रोमेटिड्स, लेकिन कैसी हैं? नॉन सिस्टर हैं। क्योंकि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या होगा कि जो क्रोमेटिड्स, जो भुजाएं हैं, वे अलग अलग गुणसूत्रों की होती हैं, इसलिए उनको बोलेंगे नॉन सिस्टर। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या होगा? मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। मैं यहाँ पर मोटे तौर पर क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है उसको समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर आप देखो क्रॉसिंग ओवर में हमेशा जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वे भाग लेती हैं। क्रॉसिंग ओवर में हमेशा जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वे भाग लेती हैं, या यूं कहें कि एक होमोलोगस क्रोमोजोम के सिर्फ 2 क्रोमेटिड्स ही भाग लेते हैं, बाकी 2 फ्री रहते हैं। इनके कैरेक्टर एज इट इज बने रहते हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, और यही बात यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर लिखी है कि होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के खंडों के मध्य आदान प्रदान होता है, और इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका। ठीक है, जो होमोलोगस जो क्रोमोजोम है उसकी जो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉसिंग इसने कर दी, एक दूसरे को क्रॉसिंग कर दी, और जहां पर क्रॉस होता है वहां पर जो पॉइंट है, वह जो बिंदु है वो क्या कहलाता है? काइजमेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? काइजमेटा कहलाता है। ठीक है, और यहां पर देखो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद यहां पर जब एक दूसरे को ये भुजाएं क्रॉस करेगी तो दोनों के जो लक्षण हैं उनके आदान प्रदान हो जाएंगे, या यूं कहें कि जो सेगमेंट हैं उनका आदान प्रदान हो जाएगा। जब यहाँ क्रॉस होता है तो इस भुजा के लक्षण इस भुजा में चले जाएंगे, इस भुजा के लक्षण इस भुजा में चले जाएंगे, जो कि आगे नेक्स्ट डायग्राम में देखो इसका कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहाँ से आया? यहाँ से, और ये वाला हिस्सा कहाँ से आया? यहाँ से। तो इस प्रकार जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके खंडों के बीच में आदान प्रदान होता है, लक्षणों का आदान प्रदान होता है, और इस प्रकार नए संयोजन यानी जो रिकॉम्बिनेशन है वे हमें प्राप्त होते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन का प्राप्त होना किसका रिजल्ट है? क्रॉसिंग ओवर का ही रिजल्ट है। अब तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो काइजमेटा बनते हैं क्रॉसिंग ओवर सिंगल, डबल, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये काइजमेटा की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो काइजमेटा की संख्या 1 है तो इसको बोलेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर, काइजमेटा की संख्या 2 है इसको बोलेंगे डबल क्रॉसिंग ओवर, और काइजमेटा की संख्या मोर देन 2 से अधिक है तो इसको बोलेंगे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। और काइजमेटा की जो संख्या है वो क्रोमेटिड्स की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बच्चों, रस्सी जितनी लंबी होती है उतनी ही एंठन उसमें ज़्यादा होती है, तो रस्सी को यहाँ क्रोमोजोम मान सकते हो, और उसके ऊपर जो एंठन है उसको आप क्या मान सकते हो? काइजमेटा। तो रस्सी की लंबाई जितनी अधिक होगी तो उसके ऊपर एंठन की जो संख्या है वो भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर काइजमेटा की जो संख्या है, गुणसूत्र जितने लंबे होंगे, क्रोमेटिड्स जितने लंबे होंगे, काइजमेटा की संख्या उतनी ही अधिक होगी। बच्चों, अब ये देखो कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है मियोसिस के दौरान होता कब है? तो एक जो मियोसिस जो फर्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, उसकी प्रोफेज जो फर्स्ट स्टेज है उसको 5 सब स्टेज में बांटा गया है। 5 सब स्टेज कौन सी है? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? पैकिटीन स्टेज के अंदर होता है। ये देखो पैकिटीन जो थर्ड इसकी स्टेज है,
प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की जो थर्ड सब स्टेज है पैकिटीन, पैकिटीन सब स्टेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन उस समय दिखाई नहीं देता। ये दिखाई कब देता है, ये विजुअल कब होता है, डिप्लोटीन के दौरान। डिप्लोटीन जो कि नेक्स्ट फेज है, डिप्लोटीन में क्लियर कट अपने क्रॉसिंग ओवर को देख सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर को पैकिटीन के होता तो पैकिटीन के अंदर है, लेकिन पैकिटीन के अंदर यह दिखाई नहीं देता। दिखाई कब देता है, डिप्लोटीन के दौरान। तो काइजमेटा बिंदुओं पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, काइजमेटा बिंदुओं पर। यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ही क्या है कि सेगमेंट्स, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, जो खंड हैं उनका आदान प्रदान होना, यही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर किसके समानुपाती है, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। जो लिंक्ड जीन है, गुणसूत्रों के ऊपर जो लिंक्ड जीन है उनके मध्य दूरी जितनी अधिक होगी, क्रॉसिंग ओवर ही उतना अधिक होगा। तो बच्चों ये था क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय के बारे में।